जय भीम दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिली मुल्क पर स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में जानेंगे कि कैसे मात्र 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों पर ऐतिहासिक रूप से गौरवशाली विजय प्राप्त की थी। भीमा कोरेगांव युद्ध पेशवाओं द्वारा अछूतों पर लादी गई छुआछूत और अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ था। इस युद्ध ने हजारों वर्षों से अन्याय सह रहे अछूत महारों को अपनी गुलामी को नष्ट करने का अवसर प्रदान किया था। अछूतों को पेशवाई की बर्बरता से आजादी दिलाने वाली इस लड़ाई से बाबा साहब अंबेडकर इतने प्रभावित थे कि उन्होंने महार सत्याग्रह का अपना आंदोलन 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ को सलामी देकर शुरू किया था। दोस्तों पेशवाओं का मराठा साम्राज्य में उदय कुछ इस तरह हुआ था। सन 1713 के बाद मराठों के इतिहास में छत्रपति और देशस्थ ब्राह्मणों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा तथा पेशवाओं और कोनिकलस्थ ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ने लगा, अर्थात पेशवाई का दौर शुरू हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पेशवा केवल नामधारी थे, क्योंकि छत्रपति के बाद दूसरा श्रेष्ठ पद सेनापति का हुआ करता था। लेकिन पेशवा इस व्यवस्था से खुश नहीं थे और उन्होंने आगे चलकर राजनीति और कूटनीति के दम पर छत्रपति के बाद पेशवा को सबसे महत्वपूर्ण पद बना दिया। इसकी शुरुआत हुई छत्रपति साहू के सेनापति धनाजी जाधव की मृत्यु के बाद। धनाजी जाधव की मृत्यु के बाद छत्रपति साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेनापति का पद दे दिया। बालाजी विश्वनाथ ने इसके बाद 17 नवंबर 1713 को पेशवा का पद हासिल कर लिया। पेशवा बनने के बाद बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को छत्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद बना दिया तथा सेनापति की शक्तियों को सीमित कर दिया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद छत्रपति साहू जी ने 17 अप्रैल 1720 को बाजीराव को पेशवा का पद दे दिया। प्रथम बाजीराव पेशवा यही है जिनकी प्रेम कहानी बाजीराव मस्तानी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। बाजीराव जैसा पराक्रमी पुरुष पेशवाओं में दूसरा कोई नहीं हुआ। अपने ईमानदार सहयोगियों की मदद से बाजीराव ने उत्तर भारत में अपना दबदबा कायम किया और जल्द ही भारत के अनेक जगहों पर मराठा शाही का विस्तार कर दिया। प्रथम बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा बालाजी राव उर्फ नाना साहब को छत्रपति शाहू जी ने पेशवा का पद दिया। बालाजी राव उर्फ नाना साहब के बाद पेशवाई की कमान द्वितीय बाजीराव ने संभाली, जो अंतिम मराठा पेशवा थे। इनके ही समय में भीमा कोरेगांव युद्ध की रात पेशवाई राज की अंतिम रात बनी। दोस्तों आगे जानते हैं कि आखिर मिलकर राज करने वाले ब्रिटिशों व पेशवाओं के मध्य टकराव की वजह क्या थी। पेशवा, शिंदे, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे महाराष्ट्र के इन बड़े बड़े राजाओं ने एकत्रित होकर मराठा कॉन्फेडरेशन स्थापित की थी। इस कॉन्फेडरेशन की वजह से मराठा साम्राज्य बहुत मजबूत था और जिसे आसानी से ब्रिटिशों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता था। इस मराठा कॉन्फेडरेशन को कमजोर करने के लिए ब्रिटिशों ने पेशवाओं पर कुछ इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए कि पेशवा अन्य मराठा राजाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। यदि मराठा सरदारों का राजाओं से कुछ विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा भी ब्रिटिशों के माध्यम से ही किया जाएगा। अर्थात पेशवाओं के अन्य मराठी राजाओं के साथ क्या संबंध रहेंगे, इसका फैसला केवल ब्रिटिश ही करेंगे। यह महत्वपूर्ण शर्तें ब्रिटिशों ने बाजीराव पेशवा से हुए समझौते में शामिल कर ली थी। इस कारण मराठा कॉन्फेडरेशन अपने आप समाप्त हो गई और पेशवाओं का वर्चस्व कम हो गया। इस कारण पेशवाओं और ब्रिटिशों के मध्य दुश्मनी पैदा हो गई और इसी दुश्मनी के परिणाम स्वरूप द्वितीय बाजीराव पेशवा और ब्रिटिशों के मध्य 5 नवंबर 1817 को खड़की का युद्ध हुआ। खड़की के युद्ध में पेशवाओं की हार हुई और ब्रिटिश सेना ने पेशवाओं को हराकर शनिवारवाड़ा जीत लिया तथा अपनी सैनिकों की अवस्था देखकर बाजीराव पेशवा स्वयं की जान बचाने के लिए सासवड़ की ओर भाग गया। दोस्तों पेशवाई साम्राज्य में महारों की अवस्था बहुत खराब थी। आइए जानते हैं कि आखिर पेशवा राज में महारों की हालत कितनी खराब थी। बाबा साहब अंबेडकर अपने शोध ग्रंथ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि पेशवाई में छुआछूत की भावना इतनी तीव्र थी कि अछूतों को चलते समय सवर्णों पर उनकी छाया न पड़े, इसलिए दूर से होकर चलना पड़ता था। थूक से रास्ता अपवित्र ना हो जाए, इसलिए थूकने के लिए अपने गले में मटकी लटकाकर घूमना पड़ता था। अछूतों को पहचाना जा सके इसलिए हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। गांव में यदि कोई सवर्ण आगे से दिखाई दे गया तो वह अछूत की छाया से अपवित्र ना हो जाए, इसलिए उनको जमीन पर लेट जाना पड़ता था। जमीन पर चलने के कारण उनके पद चिन्हों से कोई सवर्ण अपवित्र न हो जाए, इसलिए उन्हें कटीली झाड़ की डाली को अपनी कमर में लटका कर चलना पड़ता था, ताकि उन कटीली झाड़ की डाली से उसके पैरों के निशान मिटते जाएं।
अछूतों को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि किसी ने वेद पढ़ना तो छोड़ो, अगर सुनने की भी हिम्मत की तो उसके कान में खौलते हुए शीशे का रस डाल दिया जाता था। पेशवा राज्य में अछूतों को अत्यंत घृणा की नजर से देखा जाता था। पेशवा की सेना में काम करने वाले महार सैनिकों का पेशवा के अधिकारी हमेशा अपमान किया करते थे। पेशवा की सेना में जातिवाद के कारण महारों की स्थिति सेना में भी दयनीय हो गई थी। अपमान होने के बावजूद भी महार सैनिक नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि सेना की नौकरी ही उनके परिवार का पेट पालने का एकमात्र साधन था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना में अछूत महार सैनिक अधिक संख्या में थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स महार सैनिकों की वीरता और पराक्रम को जानते और समझते थे। वे जानते थे कि महार सैनिकों के दम पर वह पेशवाओं को युद्ध में पराजित कर सकते हैं। इसलिए वह महार सैनिकों को अधिक सम्मान देने लगे। ब्रिटिशों का यह मकसद कुछ महार सैनिकों के ध्यान में आया और उन्होंने इसके बारे में पेशवाओं को बताकर उन्हें सजग करना चाहा। बाजीराव पेशवा की फौज में बांकुरे शिदनाक नाम का एक महार महायोद्धा सेनापति था। उसने अनेक लड़ाइयों में अपना जौहर दिखाया था। उसने कई लड़ाई अपने स्वयं के बल पर पेशवा को जीता कर दी थी। भीमा कोरेगांव युद्ध से पहले कुछ चुने हुए महार सरदारों के साथ सेनापति शिदनाक ने अपनी भूमिका पेशवा के सामने रखने का निश्चय किया। उन्होंने इस संबंध में पेशवा की सेनापति और प्रमुख सरदार के पास संदेश भेजा। उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिलने पर महार सरदारों ने पेशवा बाजीराव से खुद ही मिलना निश्चित किया। जब महार सेनापति सिद्धनाक और अन्य महार सरदार बाजीराव पेशवा से मिले तो पेशवा ने उनसे पूछा, क्यों, किस लिए आया है? तब महान सेनापति सिद्धनाक और अन्य महार सरदारों ने पेशवा से कहा, महाराज, खड़की में ब्रिटिश सेना पर हमला न करें, क्योंकि ब्रिटिशों की खड़की छावनी हमेशा युद्ध की तैयारी में रहती है। वहां पर गोला बारूद का बड़ा भंडार है, बड़ी मात्रा में तोपें हैं और वहां हमेशा पहरा रहता है। बाजीराव पेशवा ने हंसते हुए कहा, हम तो जीतने ही वाले हैं। तेरे रिश्तेदार जो उसके छावनी में हैं, मैं उनको करीब से मरते हुए देखूंगा। यह सुनकर सेनापति सिद्धनाक क्रोध को काबू करते हुए द्वितीय बाजीराव पेशवा से कहता है, हम अपने रिश्तेदारों की परवाह न करते हुए आपकी जीत के लिए लड़ेंगे। यदि हम आपको विजय दिला देंगे तो आप बताइए पेशवाई में हमारा स्थान क्या होगा? इस पर द्वितीय बाजीराव पेशवा ने महारों को उत्तर दिया और कहा, तुम महारों को हम सुई की नोक जितनी भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा जो स्थान है वही रहेगा, भले ही हमारा कुछ भी हो, इसकी हमें जरा भी चिंता नहीं है। हम आर्य पद्धति के विरुद्ध कभी भी बर्ताव नहीं करेंगे, भले ही हमारे प्राणों की आहुति देने का समय ही क्यों न आ जाए। हमारे राज्य में मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार न्याय किया जाता है, जिसमें लिखा गया है कि अछूतों ने ऊंची जाति के लोगों की सेवा करनी चाहिए। यदि तुमने इस लड़ाई में हमारी सेवा नहीं की तो तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा। बाजीराव के तिरस्कार से महारों के पैरों की आग मस्तक में चढ़ गई। फिर भी मन पर संयम रखकर उन्होंने बाजीराव से विनती करते हुए कहा, आप ही हमारे सब कुछ है, आपके अलावा हम कहां पर जाएंगे? हमारी विनती को मत ठुकराए और हम पर दया करें। इसका जवाब बाजीराव ने अत्यंत निर्दयता से दिया। उसने कहा, तुम महारों की सहायता की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम चाहो तो हमारी ओर से लड़ो, परंतु हम तुम्हारे साथ व्यवहार धर्म शास्त्रों के हिसाब से ही करेंगे, इसलिए तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए। यदि तुम लोग हमारे खिलाफ ब्रिटिशों की ओर से लड़ोगे तो भविष्य में होने वाला ये युद्ध पेशवा बनाम ब्रिटिशों का न होकर महार बनाम पेशवाओं का होगा। यही हमारी अंतिम घोषणा है। द्वितीय बाजीराव पेशवा के निर्णय से महार सैनिकों के मन में ज्वाला भड़क उठी। सेनापति सिद्धनाक ने चेतावनी भरे लहजे में बाजीराव पेशवा से कहा, महाराज, हमने आज तक आपके हजारों अपराध सहे हैं, लेकिन हमारी सहनशीलता हद से बाहर जाएगी तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इस युद्ध में यदि हम महारों के हाथों ने शस्त्र उठा लिए तो आपके अन्याय शासन को मिट्टी में मिला देंगे। समय आने पर हमें यदि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध भी करना पड़े तो हम करेंगे, यही हमारी युद्ध की अंतिम घोषणा है। पेशवा द्वारा अपमानित करने पर महारों ने पेशवाओं की ओर से लड़ने की जगह ब्रिटिशों की ओर से लड़ने का निश्चय किया। इसलिए सेनापति सिद्धनाक अपने 50 निष्ठावान सैनिकों के साथ भीमा कोरेगांव की ओर चल पड़ा और ब्रिटिशों की सेना में जाकर मिल गया और भीमा कोरेगांव युद्ध आखिरकार शुरू हो गया। दोस्तों, अब हम पेशवाओं और ब्रिटिशों के मध्य हुए आखिरी निर्णायक युद्ध यानी भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे पेशवा ब्रिटिशों से कई गुना ज्यादा सेना होने के बावजूद हार गए। सतारा के पास माहुली में निपाड़ी के अप्पा साहेब निपाड़कर अपने 2000 घुड़सवारों व 1000 अरब सैनिकों के साथ बाजीराव पेशवा से आ मिले।
माहुली से बाजीराव पेशवा 27 नवंबर को पूसे सावली आए और यहां पर 2 दिन विश्राम करके 29 नवंबर 1817 को निपाड़कर और पटवर्धन से 5000 घुड़सवार लेकर मीरज की ओर निकले। पेशवा की मुख्य सेना बापू गोखले, विंचुरकर और घोरपड़े के नियंत्रण में थी। ब्रिटिशों की सेना द्वारा पीछा किए जाने के कारण बाजीराव ने अपनी दिशा बदल दी, वह अब उत्तर की ओर पंढरपुर की ओर चल दिया। परंतु ब्रिटिशों की सेना पंढरपुर के पास आ जाने के कारण वह वहां से अहमदनगर की ओर निकल गया तथा फिर वह अहमदनगर से नासिक की ओर मुड़ गया। बाजीराव के बार बार अपने स्थान को बदलने की गनीमी कावा पद्धति के कारण ब्रिटिशों को उनका निश्चित ठिकाने का पता लगाना असंभव होने लगा। इस कारण जनरल स्मिथ ने अपना मोर्चा शिरूर की दिशा में मोड़ दिया। शिरूर में अपनी तोप और सामान रखकर वे नासिक की दिशा में पेशवाओं का पीछा करने के लिए प्रवर के तट पर संगमनेर पहुंचे। परंतु पेशवा तब तक ओझ की घाटी पार करके जुन्न के रास्ते चाकण में पहुंच गया था। बाजीराव पेशवा ने गनीमी पद्धति को स्वीकार करके ब्रिटिश ब्रिगेडियर स्मिथ और उनकी सेना को चकमा देते हुए अपनी सेना को युद्ध के लिए इकट्ठा कर लिया। अब तक पेशवा सेना में 30,000 घुड़सवार और 13,800 पैदल सैनिक सम्मिलित हो चुके थे। इस भारी भरकम सेना के साथ बाजीराव 30 दिसंबर 1817 को पूना के पास फूलगांव में आ गया। पेशवा जब पूना के पास आए तब पूना का बंदोबस्त करने का काम कर्नल बर्ट को सौंपा गया था। उस समय उनके पास बहुत ही कम सेना थी, इस कारण वे घबरा गए। पेशवा का पीछा करने वाले जनरल स्मिथ इस वक्त कहां पर है इसकी भी उन्हें निश्चित खबर नहीं थी। पेशवा यदि अचानक चाकण से पूना की ओर आए तो ऐसी परिस्थिति आने पर सहायता मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तुरंत एक ब्रिटिश सैनिक को शिरूर की छावनी में लेफ्टिनेंट कर्नल फील्ड्समैन के पास भेजकर शिरूर से नेटिव पैदल पलटन पूना में सहायता के लिए तुरंत मंगवाए। कर्नल बर्ट का संदेश लेफ्टिनेंट कर्नल फील्ड्समैन के पास पहुंचा तो उसने पेशवाओं की सेना को हराने का कार्य कुशल, कर्तव्यनिष्ठ, साहसी और विजय दिलाने वाली बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की 2nd बटालियन 1st रेजिमेंट को दिया। क्योंकि इस बटालियन में अधिकतर महार सैनिक थे और ब्रिटिश जानते थे कि पेशवाओं ने महारों का किस तरह जातीय उत्पीड़न किया हुआ है तथा वह इसका लाभ उठा सकते हैं। इस बटालियन के कैप्टन स्टॉटन थे। इस रेजिमेंट में महारों के साथ साथ मुसलमान और मराठा सैनिक भी थे। कैप्टन स्टॉटन और 2nd बटालियन 1st रेजिमेंट को शीघ्र पुनः जाने का आदेश मिला। कर्नल बर्ट के आदेश के अनुसार शिरूर के लेफ्टिनेंट कर्नल फिट्जमैन ने कैप्टन स्टॉटन को युद्ध के लिए कला में निपुण 5 ऑफिसर और कर्तव्यनिष्ठ साहसी 500 महार सैनिक दिए। उनकी सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट शिशोलम के पास था। इस प्रकार युद्ध में लगने वाली आवश्यक सामग्री और सैनिक लेकर कैप्टन स्टॉटन युद्ध की तैयारी करके अपनी सेना को लेकर शिरूर से 31 दिसंबर 1917 को पूना की दिशा में निकले। 27 मील पूरी रात चलने के बाद नए साल के पहले दिन कैप्टन स्टॉटन अपनी सेना के साथ 1 जनवरी 1818 को सुबह 8 बजे भीमा कोरेगांव नदी के तट पर पहुंचे। निरंतर पैदल प्रवास के कारण सेना बहुत थकी हुई थी। ब्रिटिशों की ओर से लड़ रहे महार सैनिकों के लिए यह युद्ध ब्रिटिश बनाम पेशवा की जगह पेशवा बनाम महार था। सैकड़ों वर्षों से इन पेशवाओं ने महारों पर अनगिनत अत्याचार किए थे तथा गुलामों सा बर्ताव किया था, उनके गलों में मटकी और कमर में झाड़ू बांधने को मजबूर किया था। अब महारों के पास इस मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करने का अवसर आया था। कैप्टन स्टॉटन को कोरेगांव की पहाड़ी से चारों ओर निरीक्षण करने पर द्वितीय बाजीराव पेशवा की प्रचंड सेना दिखाई दी। पेशवा की सेना में कुल 30,000 के करीब सैनिक थे, जिनमें से 25,000 घुड़सवार थे तथा 5,000 पैदल सेना थी। सुबह 10 बजे युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों ओर की सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। कैप्टन फ्रांसिस स्टॉटन अपनी सेना को लेकर कोरेगांव आया है, ये सूचना मिलते ही पेशवा की सेना ने चारों ओर से कोरेगांव को घेरना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना रात भर 27 मील पैदल चलकर बिना पेट में दाने और पानी के थकी हुई थी। प्यास से व्याकुल होने के बाद भी पेशवा की विशाल सेना के हमले के डर से वह भीमा नदी के पास अपनी प्यास बुझाने तक नहीं जा पा रहे थे। कोरेगांव की छोटी सी तटबंदी थी जिसे बाजीराव पेशवा की विशाल सेना ने चारों ओर से घेर रखा था। फिर भी महार सैनिक शत्रु की छाती से छाती भिड़ाकर अपनी जान जोखिम में डालकर जो भी शत्रु सामने आता उसको मार गिरा रहे थे। 40-50 शत्रु सैनिकों के साथ एक अकेला महार सैनिक लड़ रहा था। सरदार सिद्धनाक और उसके बहादुर सैनिक जो सामने आ रहा था उसका सर कलम करते हुए समय के साथ साथ अपनी व्यूहरचना बदल रहे थे। भीमा नदी के पात्र में खून और मांस के टुकड़े बहते दिखाई पड़ने लगे। इन महार सैनिकों ने पेशवा के सैनिकों को करीब 4 घंटे आक्रमण करके अपने काबू में कर लिया।
युद्ध में खुद को हारता देख पेशवा सेनापति बापू गोखले को एक युक्ति सूझी कि ब्रिटिशों की तोप चलाने वाले चिसोलमा को मारे बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसने अपनी सेना से कहा, तोप वाले को मारो। बदले में उसके सैनिक बोले, तोप वाला तो नदी किनारे पर है, उसे कैसे मारे। इसके लिए विचुरकर और बापू गोखले ने ब्रिटिश सैनिकों पर आक्रमण की दिशा को बदलकर दूसरी ओर से चुपचाप कोरेगांव में प्रवेश किया। इस ओर ब्रिटिश सेना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। पेशवा की सेना ने पीछे के मार्ग से आकर तोप चलाने वाले लेफ्टिनेंट चिसोलमा को चारों ओर से घेर लिया और उसकी गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी। चिसोलमा की मौत की खबर से ब्रिटिश सेना में हड़कंप मच गया, लेकिन सेनापति सिद्धनाक ने महारों को उनका जातीय उत्पीड़न याद दिलवाकर उसे नष्ट करने के नारे के साथ उनमें जोश भर दिया, जिससे महार सेना दुगने उत्साह से लड़ने लगी। ब्रिटिशों का गोला बारूद समाप्त हो गया, बंदूकें बंद पड़ने लगी और पेशवा की सेना के सामने टिकना असंभव लगने लगा। तभी कैप्टन स्टार्टन ने ऐसे समय में अपने सैनिकों को तलवार से युद्ध करने का आदेश दिया। तब महार सैनिकों ने तलवार के जोर पर भी पेशवा की सेना को रोंद डाला। महार सैनिक बिजली की चपलता से पेशवा सैनिकों पर हमला कर रहे थे। वह प्रत्येक समय अलग अलग व्यूह रचना करके पेशवा की प्रचंड सेना को मात दे रहे थे। महार सैनिकों के बेधड़क हमले के कारण पेशवा के सैनिकों का मनोबल कमजोर पड़ रहा था। महार सैनिक 27 मील पैदल चलकर आने के बाद भी भूख प्यास की चिंता न करते हुए धैर्य से मुकाबला कर रहे थे। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिक सोननाथ महार ने बापू गोखले के बेटे गोविंद बाबा को रणभूमि में मार गिराया। यह सूचना जब बापू गोखले को मिली तो उसका शरीर सुन्न पड़ गया और उसके हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी। विंचुरकर ने शांति से भीमा नदी के जल को देखा और बापू गोखले से कहा, चलो अब शोक करने का कोई अर्थ नहीं है, शत्रु ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, धैर्य रखो और शत्रु से मुकाबला करो। बापू गोखले सारी शक्ति लगाकर उठे। अब उनके मन में एक ही प्रतिशोध था, वह था अपने पुत्र के बलिदान का बदला लेने का। लेकिन ब्रिटिश सेना ने पेशवा के सैनिकों को भगाते हुए कोरेगांव की भीमा नदी के उस पार कर दिया था और संपूर्ण कोरेगांव को अपने कब्जे में ले लिया था। कैप्टन स्टॉर्टन और उसके सहयोगी युद्ध भूमि और उसके आसपास की देखरेख कर रहे थे। युद्ध भूमि सैनिकों के मृत देह से पट गई थी। भीमा नदी के लाल पानी और उसके किनारों पर पड़ी लाशों को देखकर कैप्टन स्टॉर्टन सुन्न रह गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। पेशवा के सैनिकों को ब्रिटिशों की सेना ने लगभग हरा दिया था। पेशवा की बची सेना भाग गई थी। बाजीराव पेशवा और उसके सेनापति असफलता स्वीकार करके दुखी मन से फुलगांव की दिशा में चले गए। सुबह 10 बजे शुरू हुआ ये युद्ध अंत में रात 9 बजे समाप्त हुआ। पेट में अन्न का दाना ना रहने और शिरूर से कोरेगांव तक पैदल चलकर थकने के बाद भी मुट्ठी भर महार सैनिकों ने लगातार 12 घंटे तक जोश के साथ लड़ाई करके अपने से 40 गुना अधिक हथियारों से संपन्न पेशवा सैनिकों को 1 जनवरी 1818 को जोरदार तरीके से भीमा कोरेगांव युद्ध में परास्त किया। अपने इस अतुलनीय पराक्रम से लड़कर अंत में महारों ने पेशवाई का अंत किया। इस लड़ाई में प्रथम और द्वितीय रेजिमेंट के कुल 50 सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई और 205 सैनिक जख्मी हुए, जिसमें 22 महार, 16 मराठा, 8 राजपूत, 2 मुसलमान और 1 ईसाई सैनिक था। शायद इस लड़ाई में परिस्थितियां उल्टी होती यदि सरदारों के सलाह के अनुसार द्वितीय बाजीराव ने सिद्धनाक महार और उसके साथी सैनिकों की सलाह को ध्यान में रखकर महारों को अपना शौर्य दिखाने का अवसर दिया होता। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशों ने छुआछूत की ओर ध्यान न देते हुए महारों के शौर्य पराक्रम गुणों की ओर ध्यान दिया और अपनी सेना में बड़ी मात्रा में प्रवेश देकर उनको सैनिक शिक्षा दी और बदले में महारों ने ब्रिटिशों को कोरेगांव के युद्ध में अद्भुत जीत दिलाई। मुट्ठी भर महार सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक के तौर पर भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ आज भी इसकी गवाही दे रहा है। इस विजय स्तंभ में अंग्रेजी और मराठी भाषा में कोरेगांव युद्ध में शौर्य पराक्रम दिखाने वाले तथा वीरगति को प्राप्त होने वाले महार, मुसलमान, मराठा और ईसाई सैनिकों के नाम शिलालेख पर अंकित हैं। दोस्तों, पेशवा के 28,000 से अधिक सैनिकों के साथ केवल 500 महार सैनिक लड़े और विजय हासिल की। 12 घंटे तक ना रुकते हुए बिना भोजन और पानी के महार सैनिकों ने युद्ध जीता। इन शूरवीर सैनिकों की याद में ब्रिटिशों द्वारा कोरेगांव में भीमा नदी के तट पर एक 60 फीट ऊंचा स्मारक स्तंभ बनवाया। इस स्तंभ के चारों ओर लगी संगमरमर की पत्रिकाओं पर अंग्रेजी और मराठी में लिखा हुआ है कि पूर्व में ब्रिटिश आर्मी के सबसे गौरवपूर्ण विजय अभियानों में से एक की याद में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।